हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपके सामने बात करने वाली हूं रिगार्डिंग द क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, उसके डिटेल सॉल्यूशन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने कहा था कि आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर किसी क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। बट आई वॉज रियली शॉक टू सी दिस की मैक्सिमम क्वेश्चन के जो नंबर है वो बच्चों ने बोल दिए हैं। मतलब 5 तो क्वेश्चन ही थे और 5 में से पांचों के पांचों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की रिक्वेस्ट आ गई। कोई बच्चा दो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है, कोई 1 कह रहा है। तो गाइस, पहली बात तो ये कि मुझे लगा था कि एटलीस्ट कोई तो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ये भी बता रही है कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो कैसा चल रहा है। अगर मैं क्वेश्चन के लेवल की बात करूँ ना, तो वो क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं था, वो एवरेज लेवल था। टफ लेवल के तो अभी तक मैंने क्वेश्चन बनाए ही नहीं है। और एवरेज लेवल के क्वेश्चन में भी अगर आप लोग, जबकि वहां पे एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, फिर भी आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं, तो यू नो व्हाट, ये एक इस चीज का इंडिकेशन है कि माइट भी आपका कमांड बुक से चीजों को रीड करके या सामने से चीजों को रीड करके समझने पे नहीं है, जो कि एक बहुत ही हार्मफुल कंडीशन है फिलहाल में। एक स्टूडेंट को कभी भी कोई भी पैराग्राफ लिखा हो उसे पढ़ के समझना आना चाहिए, एटलीस्ट 80% तो आना चाहिए। मैंने सारे एक्सप्लेनेशन जो हैं लिख रखे थे ऑलरेडी जब आपके सामने आंसर प्रेजेंट हो रहा था, उसके बावजूद भी बच्चे उसको पढ़ के नहीं समझ पाए। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ थिंग, जो कि एक तरीके से नॉक नॉक वाला सिचुएशन है कि अगर फिर भी आपको पढ़ के नहीं समझ में आया तो दैट इज अ इंडिकेशन कि आपको थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग पावर पे काम करने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस अंडरस्टैंडिंग पावर पे काम करेंगे। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन पे इतना मत डिपेंडेंट होइए कि आप अपने आप से चीजों को पढ़ के समझना जो है आपके लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि आज एक इंसान समझा दे रहा है, कल दूसरा समझा देगा, लेकिन कभी तो लाइफ में वो मौका आएगा जब आपके पास एक्सप्लेनेशन के लिए कोई नहीं रहेगा। आपको खुद से चीजों को पढ़ के समझना पड़ेगा। तब क्या होगा, तब कभी आपने सोचा है? तो जरा सा इस बारे में सोचिए। और आपकी अगर कमजोरी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई लाइफ में ऐसा मौका आता है जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी कमजोरी क्या है। अगर ये वो मौका है जिससे कि आपको पता चला कि आपकी कमजोरी क्या है, तो उस पर काम कीजिए, क्योंकि उस कमजोरी को कमजोरी बन के मत रहने दीजिए, उसको एक प्लस पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए। तो दिस इज अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं हर हाल में चाहती हूँ कि आप में इंप्रूवमेंट हो, आपका अच्छा हो और आप अपने लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो एज अ टीचर मुझे लगा कि इस बारे में मुझे आपसे बोलना चाहिए। और रही क्वेश्चन की बात, तो क्योंकि मुझे पांचों के पांचों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वेस्ट आ गए हैं, किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन में बोला है तो किसी ने कोई और, तो ऐसे इकट्ठा करते करते पांचों के पांचों की रिक्वेस्ट आ गई है। ठीक है, तो मैं इस सीरीज में, आई मीन टू से, मैं इस वीडियो में उन सबका डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन था आपके सामने, ये जो क्वेश्चन है ये मेनली ग्रोथ कर्व से लिया गया है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व से लिया गया है, जहां पे कैरिंग कैपेसिटी, ये सब वाले जो कंसेप्ट होते हैं वो लगते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है। ओवर टाइम द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन में इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन अबाउट द सेम और go up and down in the cycle in response to the change in the environment condition. So there are many conditions which can define population growth. यानी बोला जा रहा है कि विद टाइम जो है पॉपुलेशन बढ़ सकती है, घट सकती है, कांस्टेंट रह सकती है, पॉपुलेशन अप जा सकती है, डाउन जा सकती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन के ग्रोथ को जस्टिफाई करते हैं। सम गिवन आर सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ग्राफ बिलो। ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। आपको बताना है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, गलत कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछा है। पहला, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस is the combination of all factor that act to limit the growth of population, but it doesn't determine the population carrying capacity. बोला है कि इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है ये किसका कॉम्बिनेशन होते हैं, उन सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि एक पॉपुलेशन के ग्रोथ पे लिमिट लगाते हैं। पर ये इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कभी भी पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन नहीं करते हैं, ये बोला गया है। और अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस ही क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की कितनी कैरिंग कैपेसिटी होगी इसको डिटरमाइन करते हैं। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में ही दिखाया गया है एक तरीके से इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, यानी वो सारे फैक्टर जो बताएंगे कि पॉपुलेशन को कितना ग्रो करना है। और कैरिंग कैपेसिटी भी तो यही है कि पॉपुलेशन जो है कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस एरिया में रह सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस जो होते हैं, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस को प्रेजेंट करने वाले फैक्टर वो क्या करते हैं, वो कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो यहां बोला है बट डज नॉट डिटरमाइन कैरिंग कैपेसिटी, जो कि हो गया फॉल्स। हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो ए जो है वो गलत है। अब देखिए, ए यहां पर है, ए यहां पर है, मतलब सेकेंड और थर्ड तो हर हाल में नहीं हो सकता।
नेक्स्ट देखते हैं, नो पॉपुलेशन कैन कंटिन्यू टू इंक्रीज इन साइज इनडेफिनेटली। कोई भी पॉपुलेशन जो है इनडेफिनेट तरीके से कभी भी नहीं बढ़ सकती है, कि हाँ हमेशा ही बढ़ रही है, कभी रुकी नहीं, कभी कम नहीं हुई, कभी स्टैटिक नहीं हुई। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, exponential growth is converted to logistic growth in which the growth rate decreases as the population become larger and face environmental resistance। बिल्कुल सही। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो है आगे चल के लॉजिस्टिक में बदल जाती है, और कब बदल जाती है? जब पॉपुलेशन बहुत लार्जर हो जाती है और वो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस को फेस करने लगती है। ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, ओवर टाइम द पॉपुलेशन साइज स्टेबलाइज और नियर द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इट्स इन्वायरमेंट विच रिजल्ट इन जे शेप पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। विद टाइम क्या होता है, पॉपुलेशन का जो साइज है वो क्या हो जाता है? स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट चला आता है कैरिंग कैपेसिटी के पास। ये है कैरिंग कैपेसिटी का पॉइंट। और पॉपुलेशन का जो ग्रोथ कर्व होता है वो जे शेप का शो होने लगता है। अब आप देखिए ये जो ग्राफ है, क्या ये जे शेप है? दिस इज अ एस शेप ग्राफ, नॉट जे शेप। जे शेप तो एक्सपोनेंशियल के लिए मिलता है, जहां कैरिंग कैपेसिटी आती है वहां तो एस शेप का काम होता है। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और ए और डी का कॉम्बिनेशन भी हमारे पास है, देखिए। फिर भी देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन है, डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्स अवेलेबिलिटी द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफन फ्लक्चुएट अराउंड द कैरिंग कैपेसिटी। हाउएवर अ पॉपुलेशन में टेम्परली एक्सीड द कैरिंग कैपेसिटी एंड देन सफर अ शार्प डिक्लाइन और क्रैश इन इट्स नंबर। बोला जा रहा है कि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के अनुसार जो पॉपुलेशन होती है वो कैरिंग कैपेसिटी तक ग्रो करती है। ये भी बात सही है। लेकिन अगर ऐसा हो कि टेम्पररी तरीके से पॉपुलेशन अगर कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर जाए, मतलब कि पॉपुलेशन ऐसे क्रॉस करे, तो वो क्रॉस करने के बाद जो है एक मौका ऐसा आएगा कि वो आके डिक्लाइन हो जाएगी, यानी नीचे गिर जाएगी। तो ये भी सही होता है। देखिए, जनरली पॉपुलेशन जो है कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर जाती है तो वो पॉपुलेशन बढ़ती तो तेजी से है, लेकिन फिर से धड़ाम से नीचे गिर जाती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे 400 ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए सारे रिसोर्सेस थे, और ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पहुंच गए वो थे 600, तो रैपिडली उसको यूज करके बढ़ तो जाएंगे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वहां पे बहुत लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। इनफैक्ट इन्वायरमेंटल डैमेज भी इतना होगा नहीं, कि हो सकता है कि अब जो नया कैरिंग कैपेसिटी बने वो कुछ ऐसा बन जाए, मतलब न्यू कैरिंग कैपेसिटी कहीं यहाँ पे चला है। तो वही यहाँ पे बात बोला है। आपको याद होगा कोविड के टाइम पे ये जो मतलब एक तरीके से आपको मतलब जो खेत वगैरह थे वहां पे जो छोटी छोटी से टिड्डे होते हैं उनका अटैक हुआ था। ओके, जिससे कि आप ग्रास ऊपर्स कह सकते हैं, या उन्हीं क्रिकेट्स जो थे, ठीक है, उन्हीं की फैमिली के। तो जो क्रिकेट्स का अटैक था, आपने देखा होगा कि बहुत से पूरे खेतों को डैमेज कर दिया था। क्यों? क्या नॉर्मल डेज में क्या वो क्रिकेट्स वहां पे पाए नहीं जाते हैं? पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो पॉपुलेशन होता है वो कंट्रोल में होता है। लेकिन जब उनका अटैक हुआ तो इतना ज्यादा ओवर बेसिस पे था कि उसने सारे के सारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो क्रॉप फील्ड जितने ऑर्गेनिज्म को एकोमोडेशन दे सकता था, वो उतने ऑर्गेनिज्म को भी एकोमोडेशन नहीं देगा, क्योंकि इन्वायरमेंट डैमेज हो गया। राइट? तो ये देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। जिन बच्चों ने मेरे साथ बहुत डिटेल लेक्चर पढ़ा है ना लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का, उनको पता है ये सारे स्टेटमेंट्स हमने कवर किए हैं। तो इस बेसिस पे चले तो स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी जो है वो इनकरेक्ट दिया है। आपसे पूछा था यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा होगा, मुझे नहीं पता बच्चों ने इसको ध्यान से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कि इनकरेक्ट पूछा या करेक्ट पूछा है। तो ए एंड डी जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे भी जैसे कि साफ साफ मेंशन करके रखा है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर दैट एक्ट टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड इट लार्जली डिटरमाइन अ पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी। इसका अगर आप देखना चाहें रिसोर्स, तो इन्वायरमेंटल साइंस 12th एडिशन से लिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी था। द फॉलोइंग टेबल शोज द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीसीज ए बी सी। ये टॉपिक तो मैंने रिवीजन रीलोडेड सीरीज में भी करवाया है, जो कुछ दिन पहले ही हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको इस गिवन डायग्राम से मैच करना है। क्वेश्चन सिंपल ही है, बस डायग्राम और टेबल को सहारा ले लिया गया है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, आपको पता है कि जो यहाँ पे डिस्पर्जन होता है वो वेरिएंस अपॉन मीन के बेसिस पे निकाला जाता है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 वैल्यू आएगी। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो डिस्पर्जन होगा वो डिस्पर्जन कितना आएगा, वो डिस्पर्जन जो है दिस विल बी लेस देन 1 आएगा। राइट? क्योंकि ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे जो डिस्पर्जन आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ग्रेटर देन में क्या होता है, ग्रेटर देन में क्लम्प्ड होता है। राइट? और लेस देन में हो जाता है यूनिफॉर्म, और इक्विवेलेंट में हो जाता है रैंडम।
तो अब डायग्राम देखा जाए तो ये वाला जो पहला जो डायग्राम है ये क्या है, ये है क्लम्प्ड। सेकेंड वाला क्या है, दैट इज यूनिफॉर्म। एंड थर्ड वाला क्या है, दिस इज रैंडम। तो अब अगर मैं मैच करूं तो मेरा यहाँ पे ए जो है, ए स्पीसीज रैंडम आया है। ए के साथ कौन मैच हो जाएगा, ए के साथ हो जाएगा मैच 3। नेक्स्ट यहाँ पे जो बी है वो आया है यूनिफॉर्म, तो बी के साथ 2 मैच हो जाएगा। और सी के साथ कौन मैच हो जाएगा, सी के साथ मैच हो जाएगा 1। तो ए का 3, बी का 2, सी का 1, दैट इज थर्ड ऑप्शन। इजी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सब कुछ पढ़ाया गया है इस बार आपको रिवीजन रीलोडेड में। अगला सवाल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, ठीक है, लेकिन ध्यान से पढ़ के करने वाले बच्चों ने इस क्वेश्चन को भी सही किया है। One experiment was performed to study the competing diatoms in the presence of limiting resource. यहाँ पे 2 limiting resource रखे गए हैं. The 2 species of Estrionella formosa and Cyclotella was cultured in a medium with limiting resources. By seeing the graph, some of the conclusion were drawn. ठीक है, अब साइक्लोटेला को हम सी ले लेते हैं, इतना बड़ा नाम बार बार बोलने से बहुत लंबा टाइम जाएगा। एंड एस्ट्रोनेला को हम ए ले लेते हैं, शॉर्टकट में नाम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ में देखूं तो यहाँ फॉस्फेट का कंसंट्रेशन रखा है, यहाँ पे क्या किसका रखा है, दैट इज सिलिकेट का रखा है। तो बोला है द लिमिटिंग रिसोर्स आर सिलिकेट एंड फॉस्फेट। यस, ग्राफ से भी मुझे यही लग रहा है कि सिलिकेट एंड फॉस्फेट की तो एज ए लिमिटिंग रिसोर्स लेके ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो आपको बोलना क्या है, आपको पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो ये तो ट्रू हो गया, राइट, करेक्ट आपसे पूछा है, ए सही हो गया। ए सही हो गया तो मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये ऑप्शन हट गया, बी सी डी ई हट गया। ओके, नेक्स्ट। वैसे बाय द वे अब ई को हम पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा सही होगा। जैसे कि बोला इन अ कल्चर विथ रिलेटिवली बैलेंस सप्लाई ऑफ सिलिकेट एंड फॉस्फेट द 2 डायटम्स को एग्जिस्ट। बैलेंस सप्लाई का मतलब क्या हो गया, बैलेंस सप्लाई मतलब यहाँ पे, राइट, यहां से भी बैलेंस और यहां से भी बैलेंस, तो ये वाला पॉइंट है बैलेंस सप्लाई का। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस सप्लाई पे जो है सी भी पाया जा रहा है और ए भी पाया जा रहा है, साइक्लोटेला भी पाया जा रहा है, एस्ट्रोनेला भी पाया जा रहा है। तो ये दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। अब देखिए ई ट्रू हो गया तो देखिए यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे ई है, मतलब कि या तो आपका आंसर जो सही होगा वो या तो 3 होगा या तो 4 होगा। और ये बात हमें कैसे पता चल जाएगी, एक और ऑप्शन रीड करना है। दोनों में देखिए, दोनों ऑप्शन में सी है, यानी सी हर हाल में सही होने वाला है। देखते हैं सी में क्या बोला गया है। सी में बोला गया है इन अ कल्चर वेयर देयर वेर स्पेशली लो सप्लाई ऑफ सिलिकेट। लो सप्लाई ऑफ सिलिकेट कहां है, लो सप्लाई ऑफ सिलिकेट यहां है, ठीक है, ऑफ सिलिकेट साइक्लोटेला एक्सक्लूड एस्ट्रोनेला। साइक्लोटेला एक्सक्लूड एस्ट्रोनेला, इसको देखिए मैच कीजिए जरा ऊपर से। जब बोला है सिलिकेट का अमाउंट लो है, इस पॉइंट पे देखिए, जब सिलिकेट का अमाउंट लो है तो उस टाइम पे साइक्लोटेला ने एस्ट्रोनेला को एक्सक्लूड कर दिया, तो स्टेटमेंट में भी तो वही बोला है, देखिए सही है। सच कल्चर फेल टू प्रोवाइड अ रियलाइज नीश टू द एस्ट्रोनेला। बिल्कुल, अगर एस्ट्रोनेला यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है मतलब एस्ट्रोनेला को जगह नहीं मिली है, साइक्लोटेला ने पूरा एरिया कवर किया है, मतलब कि एक तरीके से एस्ट्रोनेला को यहाँ पे रियलाइज नीश नहीं मिली, इसलिए उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। तो सी स्टेटमेंट देखा जाए तो ट्रू हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, देखिए दोनों में सी था तो सी को हमने अप्रूव कर दिया। अब क्या केस है, बी एंड डी, ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन अगर हमें पता चल जाता तो हमें पता चलेगा सही ऑप्शन क्या है। हमको सी डी ऑप्शन थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है, तो देखते हैं पहले इसे पढ़ के। इन अ कल्चर वेयर देयर वाज स्पेशली लो सप्लाई ऑफ फॉस्फेट। लो सप्लाई ऑफ फॉस्फेट कहां होगा, यहां पे होगा, राइट। फॉस्फेट के लिए वाई एक्सिस दिया गया है और सिलिकेट के लिए एक्स एक्सिस दिया गया है। लो सप्लाई ऑफ फॉस्फेट एस्ट्रोनेला एक्सक्लूड साइक्लोटेला। एस्ट्रोनेला ने साइक्लोटेला को एक्सक्लूड कर दिया। इसको मैं अगर यहाँ पे ऐसे मैच करती हूँ तो ये पॉइंट था दैट इज लो फॉस्फेट का। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे कि यस, एस्ट्रोनेला ने साइक्लोटेला को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया है और यही चीज यहाँ भी लिखी गई, तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो डी भी ट्रू हो गया। डी ट्रू हो गया मतलब कि हर हाल में ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ए सी डी ई, राइट। डी को भी हमने पढ़ लिया है, ई को भी पढ़ लिया है, सही है, और ए को भी पढ़ लिया है। अब बी गलत क्यों हुआ, जरा इसको देख लेते हैं। साइक्लोटेला वाज द मोर इफेक्टिव एक्सप्लॉइटर ऑफ फॉस्फेट, that is reducing its concentration to the lower level. Astronella was more effective exploiter of the silicate. ये क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने उल्टा बोल दिया है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे तो वैसे हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ, the two species that is Astronella and Cyclotella and the resource which are both capable of limiting the growth of both the atoms were silicate and phosphate. यहाँ पे दोनों resources use किए गए, limiting resources that is silicate and phosphate. However,
साइक्लोटेला वॉज मोर इफेक्टिव एक्सप्लॉइटर ऑफ सिलिकेट। साइक्लोटेला क्या कर रहा है, साइक्लोटेला के प्रेजेंस में जो है सिलिकेट का अमाउंट देखिए, साइक्लोटेला कहां प्रेजेंट है, जहां पे लो सिलिकेट है। लो सिलिकेट क्यों है, क्योंकि साइक्लोटेला जो है सिलिकेट का एक्सप्लॉइटर है, मतलब कि उसको यूज कर करके सिलिकेट का अमाउंट वो कम कर दे रहा है। इसलिए जहां पे कम कंसेंट्रेशन है सिलिकेट का, वहां पे जो है हमें साइक्लोटेला देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो सिलिकेट है उसको उसके ऊपर मतलब डिपेंडेंट होकर उसको एक्सप्लॉइट कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है। इसलिए साइक्लोटेला एस्ट्रोनेला को जहां एक्सक्लूड कर रहा है वहां पे लो अमाउंट ऑफ सिलिकेट है। और लो अमाउंट कैसे हुआ है, क्योंकि साइक्लोटेला ने सिलिकेट का एक्सप्लॉइटेशन कर दिया है, कम कर दिया है उसको यूज कर करके, राइट। एंड एस्ट्रोनेला वॉज मोर इफेक्टिव एक्सप्लॉइटर। एस्ट्रोनेला कहां पाया जा रहा है, जहां पे लो फॉस्फेट है। इसको ऐसे मैच कीजिए और इसको ऐसे मैच कीजिए, तो एस्ट्रोनेला कहां पाया जा रहा है, जहां लो फॉस्फेट है, मतलब कि एस्ट्रोनेला जो है फॉस्फेट एक्सप्लॉइटर है। तो एस्ट्रोनेला वॉज मोर इफेक्टिव एक्सप्लॉइटर ऑफ फॉस्फेट। यही चीज यहाँ पे स्टेटमेंट में बोली गई थी। सो यहाँ पे ए सी डी ई तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल काफी ज्यादा इजी है ये भी। लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट का यहाँ प्रॉपर्टी एंड कंडीशन देके रखा है, आपको मैच करना है। अब लॉन्ग डे प्लांट का ले लेते हैं, मतलब कि ए का ले लेते हैं। लाइट फेज क्रिटिकल होता है, बिल्कुल होता है, पहला ऑप्शन सही हो गया। डार्क फेज क्रिटिकल होता है शॉर्ट डे प्लांट में, ये हो गया 2 का। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अ सीओजिन, हमने कहा था सीओजिन लाइट स्टेबल जीन होता है, हेंस वो लॉन्ग डे प्लांट में पाया जाएगा, तो ये हो गया 3rd। यहाँ पे रिक्वायर लाइट मोर देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड एंड पीएफआर प्रेजेंस इंड्यूसेस द फ्लावरिंग, ये किसका केस है, ये है लॉन्ग डे प्लांट का, दैट इज 4th। नेक्स्ट इनहिबिशन ऑफ फ्लावरिंग बाय नाइट ब्रेक, नाइट ब्रेक से किसमें इनहिबिशन हो जाता है फ्लावरिंग का, दैट इज शॉर्ट डे प्लांट का। रिक्वायर लाइट लेस देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड, बिल्कुल ये हो गया आपका 6। सो ए का हो गया 1 3 4 एंड बी का हो गया 2 5 6, ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज 3rd। इसका भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन साफ साफ देकर रखा है, बट बच्चों ने इससे भी पूछा है। अगला सवाल देखिए, काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया था। वन साइंटिस्ट वाज वर्किंग ऑन एबीसी मॉडल एंड क्रिएटेड वन म्यूटेंट ऑफ दिस जीन। What would be the structure of flower that had a normal expression of gene A and expression of gene C in fourth role, also expression of class A in the 3rd role? देखिए क्या बोला है, नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ जीन ए है, नॉर्मल एक्सप्रेशन यानी 1st रोल, 2nd रोल, 3rd रोल, 4th रोल। वाइल्ड टाइप के केस में क्या होता है, वाइल्ड टाइप के केस में यहाँ पे 1st रोल में ए एक्सप्रेस करता है, 2nd में ए प्लस बी करता है, 3rd में बी प्लस सी करता है एंड 4th में सी करता है। ए की वजह से सेपल मिलता है, बी की वजह से पेटल, बी एंड सी की वजह से स्टेमन एंड सी की वजह से कार्पल, ये है वाइल्ड टाइप। और हमारा दैट इज क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला है नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ए। नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ए कहाँ कहाँ होता है, 1st रोल में ए आया, 2nd रोल में ए आया, ठीक है, राइट। 3rd रोल भी लिख लेते हैं, 4th रोल भी लिख लेते हैं। और बोला है एक्सप्रेशन ऑफ जीन सी इन द 4th रोल। सी जो है, सी यहां पर कहां पे एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज 4th रोल में, ठीक है, यहां पे हमने लगा लिया। नेक्स्ट ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ क्लास ए इन द 3rd रोल, और क्लास ए 3rd रोल में भी एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। बोला है नोट दैट देयर इज नो अदर क्लासेस ऑफ जीन वर्किंग हियर, और ये भी नोट कर लीजिए कि यहाँ पे और कोई क्लास की जीन काम नहीं कर रही है, सिर्फ जो दिया है वही काम कर रहा है, मतलब यहाँ बी भी काम नहीं कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, ए अकेला कैपेबल होता है सेपल बनाने में, ये भी सेपल बनाएगा, ये भी सेपल बनाएगा, और 4th वाला क्या बनाएगा, कार्पल बनाएगा। तो सेपल 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 कार्पल, सो सेपल 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 कार्पल हो गया हमारा 1st ऑप्शन। तो यही तो आपको दिया था, लेकिन बच्चे कह रहे थे मैम ये होगा वो होगा, मतलब कि XYZ टाइप के वो फिनोटाइप्स बना रहे थे। आपको पता चले कि कैसे बनेगा, तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो आपको पोर्शन दिया गया है वो समझ में आ गया होगा। और कोई फिर भी आपके पास कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और मेरे साथ आप वेदमी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। अगर आप CSI नेट जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पे विजिट कीजिए, वहां से वेदमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन लेके आप जून 2024 एग्जाम के लिए मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मेरी टीम जो है आपके लिए एकदम नए तरीके से जो है मॉडिफाइड फॉर्म में पूरा जैसे लेटेस्ट क्वेश्चन का जो डिमांड होता है उसके बेसिस पे आपको नोट्स एज वेल एज क्लासेस प्रोवाइड करेंगी। क्लासेस जो है वो 8th ऑफ जैन से शुरू हो जाएंगे, 8th ऑफ जैन 2024 से। फिलहाल में अभी रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है, तो आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस, ये जो क्लासेस चल रही हैं वो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। इसका पार्ट 2 जो है बहुत ही जल्द आएगा। थैंक यू सो मच।